लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद देवड़ी गाँव का बातूनी कुआं जाग जाता है, पर उसकी आवाज़ सिर्फ उसे सुनाई देती थी जिसे सच सुनने की हिम्मत हो। गाँव के लिए ये बरगद के पेड़ के नीचे बना एक पुराना कुआं था, पर 18 साल की लीला के लिए ये एक रहस्य था। हर शाम जब सूरज की आखिरी किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर नाचतीं, तो लीला की नजरें उस कुएं की गहराई में खो जाती। उसकी पत्थर की मुंडेर पर चिड़ियों की नक्काशी घिस चुकी थी, जैसे सदियों की कहानियां सुनते सुनते वो भी थक गई हों। दूसरे गांव वाले पानी भरते और चले जाते, लेकिन लीला वही रुकी रहती। उसे लगता जैसे कुएं की खामोशी में हजारों अनकही बातें दफन हैं, और वो सांस रोके उस एक आवाज का इंतजार कर रही थी, जिसके बारे में बड़े बूढ़े फुसफुसाते तो थे, पर कभी खुलकर बात नहीं करते थे। आज शाम कुछ अलग था। गांव की औरतें अपनी अपनी मटकियां लेकर जा चुकी थीं। झींगुरों की आवाज तेज होने लगी थी और आसमान सिंदूरी हो रहा था। लीला अकेली रह गई थी, कुएं की जगत पर बैठी। उसने अपनी पानी की बाल्टी नीचे लटकाई, और जब वो उसे ऊपर खींच रही थी, तभी उसने वो सुना। कोई आवाज नहीं, बस एक हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई रेशम का दुपट्टा हवा में लहराया हो। एक संगीत भरी फुसफुसाहट। उसने रस्सी छोड़ दी, बाल्टी आधी रास्ते में ही रुक गई। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, पर कुछ साफ नहीं था। बस एक एहसास कि कोई उसे कुछ बताना चाहता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, डर और उत्सुकता के एक अजीब से मेल के साथ। क्या ये सच था? क्या कुआं वाकई उससे बात कर रहा था? लीला भागती हुई दादी अम्मा के पास पहुंची। उसकी सांसें तेज थी। दादी, मैंने सुना। कुएं से। दादी अम्मा, जो अपने आंगन में बैठी माला जप रही थीं, ने आंखें खोलीं। उनकी झुर्रियों भरी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, बस एक गहरी समझ थी। कुआं सबसे बात नहीं करता, लल्ली, उन्होंने शांत स्वर में कहा। वो सिर्फ दबे हुए सच बाहर लाता है। और याद रखना, हर सच को दफनाने की कोई न कोई वजह होती है। तभी गांव के रास्ते से ठाकुर रतन सिन्हा गुजरे। सफेद कुर्ता पायजामा, आंखों में एक तेज जो किसी को भी असहज कर दे। उनकी नजर लीला और दादी अम्मा पर पड़ी। एक पल को वो रुके, उनकी तराशी हुई मूंछों के नीचे एक हल्की सी शिकन आई। फिर वो आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी वो एक नजर ही लीला के मन में एक अनजाना सा खौफ भरने के लिए काफी थी। दादी की चेतावनी के बावजूद लीला खुद को रोक नहीं पाई। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, वो दबे पांव फिर कुएं के पास पहुंची। चांदनी रात में बरगद की जड़ें सांपों की तरह जमीन पर रेंगती हुई लग रही थीं। हवा में पत्तों की सरसराहट के सिवा कोई आवाज नहीं थी। लीला ने हिम्मत करके कुएं में झांका। अंधेरे में बस पानी की सतह पर चांद का अक्स चमक रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया, और इस बार आवाज ज्यादा साफ थी। कोई दर्द में कह रहा था, चांदी की पायल, अन्याय की नींव। ये शब्द उसके कानों में नहीं, सीधे दिल में उतर गए। चांदी की पायल, अन्याय की नींव। इन बेतरतीब शब्दों का क्या मतलब था? ये किसी की अधूरी कहानी के टुकड़े थे, जो दशकों से इस अंधेरे में गूंज रहे थे। अचानक रात की खामोशी उसे डरावनी लगने लगी। अगली सुबह लीला के जहन में वही शब्द गूंज रहे थे। वो दादी अम्मा के पास गई और हिचकिचाते हुए पूछा, दादी, क्या गांव में कभी किसी की चांदी की पायल खोई थी? सवाल सुनते ही दादी अम्मा का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में 40 साल पुरानी एक याद ताज़ा हो गई। पायल तो नहीं, उन्होंने धीमी, भारी आवाज में कहा, पायल वाली खो गई थी। एक गरीब किसान की बीवी थी, सुमित्रा। हमेशा पैरों में चांदी की पायल पहने रहती थी। एक रात वो अचानक गायब हो गई। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। दादी ने एक लंबी सांस ली। अजीब बात यह है कि उसी के बाद ठाकुर के बाबूजी के दिन फिर गए थे। रातों रात उनकी जमीनों का हिसाब ही बदल गया था। लीला को लगा जैसे कुएं ने उसे एक उलझे हुए धागे का पहला सिरा पकड़ा दिया था।
लीला अब ज्यादातर वक्त कुएं के पास ही बिताने लगी थी, और ये बात ठाकुर रतन सिंह की नजरों से छिपी नहीं रही। एक दिन जब वो कुएं की जगत पर बैठी कुछ सोच रही थी, ठाकुर उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी परछाई ने उसे पूरी तरह ढक लिया। क्या बात है लड़की? उनकी आवाज में शहद में लिपटी कड़वाहट थी। आजकल यहाँ बहुत वक्त गुजारती हो। इन पुराने गांव के बकवास में कुछ नहीं रखा है। जाओ, घर के काम में ध्यान लगाओ। उनकी आंखें उसे तौल रही थी, जैसे उसके अंदर का हर राज पढ़ लेना चाहती हों। ये कोई सलाह नहीं थी, ये एक धमकी थी। लीला ने कुछ कहा नहीं, बस अपनी नजरें उठाकर सीधे उनकी आंखों में देखा। उसके मौन में एक डिफायंस थी, एक चुनौती जो ठाकुर को साफ महसूस हुई। ठाकुर की धमकी ने लीला के डर को और भी पक्का कर दिया था। वो जानती थी कि वो सही रास्ते पर है। उस रात वो फिर कुएं के पास गई। इस बार उसके इरादे और भी मजबूत थे। उसने अपनी हथेलियां कुएं के ठंडे पत्थर पर रख दी, जैसे उसकी आत्मा से जुड़ने की कोशिश कर रही हो। मुझे बताओ, उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे रास्ता दिखाओ। अंधेरे ने जैसे उसकी बात सुनी। कुएं से उठती फुसफुसाहट इस बार ज्यादा बेचैन और तेज थी, जैसे कोई बरसों से अपनी बात कहने के लिए तड़प रहा हो। शब्द साफ थे, सूखे तालाब के नीचे, झूठे कागज। सूखे तालाब, गांव के किनारे वो तालाब जो सालों से सूखा पड़ा था, जहां बच्चे खेला करते थे। और झूठे कागज? लीला की उंगलियां कस गईं। कहानी अब सिर्फ एक पायल की नहीं थी, ये जमीन की थी, धोखे की थी। अगली दोपहर लीला अपने बचपन के दोस्त रामू के साथ सूखे तालाब के पास पहुंची। जमीन कड़ी और दरारों से भरी थी। तू पागल हो गई है, रामू फावड़ा चलाते हुए हाफ रहा था। यहाँ क्या मिलेगा हमें? लीला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें तालाब के एक कोने पर टिकी थी, जहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ था। कुएं की आवाज ने उसे यहीं का इशारा किया था। घंटे भर की मेहनत के बाद फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। खनक की आवाज। दोनों ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। वहां जंग लगा एक छोटा सा धातु का बक्सा दबा हुआ था। वो भारी था और उस पर एक पुराना ताला लगा था। लीला ने उसे उठाया। उसके दिल में एक उम्मीद की लहर दौड़ गई। आखिरकार एक सबूत उसके हाथ में था। इससे पहले कि लीला उस बक्से को लेकर वहां से निकल पाती, एक भारी आवाज ने उन्हें जमा दिया। ये क्या हो रहा है यहाँ? ठाकुर रतन सिंह अपने 2 आदमियों के साथ वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि एक बर्फीली ठंडक थी। उसने लीला का पीछा किया था। बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ा और लीला के हाथ से वो बक्सा छीन लिया। मैंने तुमसे कहा था, उसकी आवाज किसी चाबुक की तरह पड़ी। उन मामलों में दखल मत दो जिन्हें तुम समझती नहीं हो। उसने बक्से को ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई जहरीला सांप हो। लीला वही घुटनों पर बैठी रह गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक बेबस गुस्सा था। सालों से दबा हुआ सच एक बार फिर उसी ताले के पीछे कैद हो गया था, और चाबी ठाकुर के हाथ में थी। सब कुछ खत्म हो गया था। लीला टूटे हुए दिल के साथ आखिरी बार मदद के लिए कुएं के पास गई। अंधेरा हो चुका था और उसका दिल भी अंधेरे से भरा था। उसने कुएं की जगत पर अपना माथा टेक दिया। अब मैं क्या करूं? उसकी आवाज में आंसू थे। सबूत उसके पास है। खामोशी। और फिर, जैसे कुएं ने उसकी सारी निराशा को सोख लिया हो, एक आवाज आई। इतनी साफ, इतनी शांत, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को समझा रही हो। चाबी बक्से में नहीं, उसकी बहन के पास है, जो अगले गांव में रहती है। बक्से में उसकी चुराई हुई जमीन के सबूत हैं। एक पल में लीला का सारा अंधेरा छंट गया। रास्ता अभी बंद नहीं हुआ था। कुएं ने उसे आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा दे दिया था। चाबी बक्से की नहीं, इंसाफ के दरवाजे की थी। अगली सुबह लीला चुपचाप पास के गांव के लिए निकल पड़ी। काफी पूछने पर वो आखिरकार सुमित्रा की बूढ़ी बहन कमला के घर पहुंची। कमला एक कमजोर सी औरत थी, जिसकी आंखों में सालों का इंतजार और दुख था।
जब लीला ने उसे सब कुछ बताया तो कमला की आंखें भर आईं। उसने अपनी पुरानी संदूकची से एक छोटी, जंग लगी चाबी निकाली। ये सुमित्रा ने मुझे दी थी। अपनी मौत से एक दिन पहले, कमला ने कांपती आवाज में बताया। उसने कहा था कि ठाकुर के बाप ने धोखे से हमारे खेत अपने नाम कर लिए हैं और असली कागज इस बक्से में हैं। जब उसने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। लीला ने वो चाबी अपने हाथ में ली। ये महज धातु का एक टुकड़ा नहीं था। ये 40 साल के अन्याय, एक खोई हुई जिंदगी और एक छिपी हुई सच्चाई का वजन था। लीला उसी दिन वापस लौटी जब गांव में पंचायत बैठी थी। ठाकुर रतन सिंह ऊंचे आसन पर बैठा लोगों की समस्याएं सुन रहा था। लीला सीधे भीड़ के बीच पहुंची। ठाकुर, उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। आपके पास जो बक्सा है उसकी चाबी मेरे पास है। ठाकुर जोर से हंसा। कौन सा बक्सा? तुम पागल हो गई हो लड़की। तभी लीला ने सुमित्रा की पूरी कहानी बताई। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कोई सबूत है तुम्हारे पास? वो चीखा। तभी दादी अम्मा अपनी लाठी के सहारे उठीं। सबूत मैं हूं, उनकी पतली लेकिन मजबूत आवाज गूंजी। मुझे याद है सुमित्रा और उसकी चांदी की पायल। मुझे ये भी याद है कि उसके गायब होते ही ठाकुर के परिवार की किस्मत कैसे चमकी थी। एक पल में पूरी पंचायत का माहौल बदल गया। दादी अम्मा की गवाही ने जैसे एक बांध तोड़ दिया था। सालों का डर पिघलने लगा। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी, जो कभी ठाकुर के पिता का वफादार था, कांपता हुआ आगे आया। दादी सच कह रही हैं, उसने रोते हुए कहा। मैं वही था। ने कागज बदले थे। और सुमित्रा, उसने देख लिया था। ये इकबाल एक धमाके की तरह था। ठाकुर रतन सिंह की सारी ताकत, सारा रुतबा रेत के महल की तरह ढह गया। वो अपने आसन पर बैठ गया, पूरी तरह हारा हुआ। जिन गांव वालों की आंखों में कल तक उसके लिए डर था, आज उनमें गुस्सा और नफरत थी। एक झूठ की नींव पर खड़ा सम्मान का पूरा ढांचा एक ही पल में जमींदोज हो गया था। न्याय की धीमी आवाज आखिरकार गांव के शोर पर हावी हो गई थी। कुछ हफ्ते गुजर गए। देवड़ी गांव अब बदल चुका था। ठाकुर का घमंड टूट चुका था और सुमित्रा के परिवार को उनकी जमीन वापस मिल गई थी। गांव में अब डर का नहीं, शांति का माहौल था। एक शाम लीला उसी कुएं के पास बैठी थी। सूरज डूब रहा था और आसमान में वही सिंदूरी रंग थे। उसने लगाकर सुना, पर कुएं में अब गहरी खामोशी थी। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई रहस्य नहीं। उसका काम पूरा हो चुका था। लीला ने कुएं के ठंडे पत्थर पर अपना हाथ रखा, जैसे किसी पुराने दोस्त का शुक्रिया अदा कर रही हो। उसने सीखा था कि कुछ आवाजें सिर्फ सच बताने के लिए जागती हैं, और जब सच अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है तो वो वापस अपनी गहरी नींद में सो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।